नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं सिलेक्शन यूनिवर्सिटी चैनल। आज से शुरू हो रहा है हमारा 30 दिनों का बीपीएससी एएडीओ और बिहार दरोगा का गोल्डन ऑडियो कोर्स। ये बैच सिर्फ रिवीजन नहीं है, बल्कि फाउंडेशन लेवल से लेकर एग्जाम के फाइनल टच तक हर सब्जेक्ट को समझकर, याद रखकर और एग्जाम के हिसाब से स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल खुद से पूछिए, हिस्ट्री आखिर होती क्या है? कई लोगों को लगता है कि हिस्ट्री मतलब तारीखें याद करना, राजाओं के नाम याद करना, जंग और युद्धों के बारे में पढ़ना, बस वही। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिस्ट्री का असली मतलब है इंसान ने लाखों सालों में कैसे चलना सीखा, कैसे सोचना सीखा, कैसे मिलकर रहना सीखा, कैसे समाज बनाए, कैसे खेती सीखी, कैसे धर्म आया, कैसे राज्य बने, कैसे सत्ता बनी। ये पूरी कहानी हिस्ट्री है। हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि आज जो हम हैं वो कैसे बने। हमारी भाषा, हमारे विचार, हमारे त्योहार, हमारा भरोसा, हमारी परंपरा, ये सब हवा में पैदा नहीं हुए थे। इनके पीछे हजारों साल का अनुभव, संघर्ष, सीखें और बदलाव छिपे हैं। हिस्ट्री को समझना मतलब खुद को समझना। इसलिए हिस्ट्री रट्टा मारने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। अगर महसूस कर लिया तो कोई भी बात दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हिस्ट्री को बेहतर समझने के लिए विद्वानों ने इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटा है: एंशिएंट इंडिया, मिडीवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया सबसे पहला और सबसे लंबा चरण है। यहीं इंसान ने सबसे बड़े बदलाव किए। यहीं उसने पत्थरों से औजार बनाए, यहीं उसने आग का इस्तेमाल समझा, यहीं उसने पहली बार खेती की, यहीं उसने गांव बसाए, यहीं उसने पहली बार सभ्यता बनाई, यहीं धर्म के शुरुआती रूप जन्मे और यहीं से राजाओं और साम्राज्यों की शुरुआत हुई। अगर एंशिएंट इंडिया नहीं समझ में आया तो मिडीवल और मॉडर्न इंडिया कभी भी प्रॉपरली समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आज का क्लास असाधारण है। अब बात करते हैं एंशिएंट इंडिया की 3 बड़ी डिविजन्स की। सबसे पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और फिर हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक की सबसे खास बात यह है कि इस काल में लोग लिखना नहीं जानते थे, इसलिए उनकी जिंदगी के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो सिर्फ उनके छोड़े हुए औजारों, गुफाओं की पेंटिंग्स और पत्थरों के निशानों से मिलती है। इसे ऐसे समझिए कि आपके सामने एक पजल है, लेकिन पजल का आधा हिस्सा गायब है, फिर भी आपको चित्र बनाना है। यह है प्री हिस्टोरिक स्टडी। प्री हिस्टोरिक को भी 3 चरणों में बांटा गया है: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण युग। इस समय लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे और रोज सर्वाइवल स्ट्रगल था। न खेती थी, न जानवर पालतू थे। लोग जंगल में घूमते थे, शिकार करते थे, फल खाते थे और पानी के किनारे बसते थे। बड़े बड़े पत्थर से औजार बनाते थे और उन्हीं औजारों से खुद को बचाते भी थे। फिर धीरे धीरे मानव थोड़ा आगे बढ़ा और मेसोलिथिक पीरियड आता है। इस समय शिकार के तरीके बदलने लगे, औजार छोटे और पतले होने लगे। स्पष्ट संकेत मिलता है कि लोग अब दूसरे एनिमल्स और नेचर के बिहेवियर को समझने लगे थे। इसी समय कला का जन्म हुआ। भीमबेटका में जो सुंदर केव पेंटिंग्स मिली वो इसी युग की देन है। इन पेंटिंग्स में इंसान डांस कर रहा है, शिकार कर रहा है, खूबसूरत पैटर्न बना रहा है। इससे साफ दिखता है कि मनुष्य के अंदर एक्सप्रेशन पैदा हो चुका था। सबसे बड़ा बदलाव आता है नियोलिथिक पीरियड में। यहां मनुष्य की जिंदगी पलट जाती है। यहां पहली बार इंसान ने खेती की, बीज उगाए, मौसम समझा, जमीन जोती और जानवरों को पालतू बनाया। काऊ, गोट, शीप, ये सब इसी समय डोमेस्टिकेट हुए। और पहली बार इंसान ने ये सोचा कि अब हमें एक जगह बसना चाहिए। इसलिए गांवों का जन्म हुआ। कच्चे घर, मिट्टी के बने मकान, लकड़ी की दीवारें और छोटी छोटी बस्तियां। इसी समय पॉटरी बनी, कपड़ा बना और सबसे बड़ा आविष्कार व्हील यानी पहिया। ये बदलाव सिर्फ बदलाव नहीं थे, यही इंसानी सभ्यता की नींव थे। बिहार में चिरांड नाम की जगह नियोलिथिक पीरियड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहां से एग्रीकल्चर के शुरुआती सबूत मिले हैं। मेहरगढ़ में भी इस समय बड़े परिवर्तन देखे गए। वहां पहली बार खेती और पशुपालन के सबसे पुराने प्रमाण दुनिया को मिले। अब आप ये सब इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि इंसान यहां तक आया कैसे।
क्योंकि कोई भी सभ्यता अचानक नहीं बन जाती है, उससे पहले हजारों साल की तैयारी होती है। नियोलिथिक से ही लोग बसना सीख गए थे, विलेजेस बन चुके थे। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में लोग लिखना तो जानते थे, पर आज हम वो लिखावट पढ़ नहीं पाते। और प्रोटो हिस्टोरिक का सबसे बड़ा उदाहरण इंडस वैली सिविलाइजेशन, दुनिया की सबसे एडवांस्ड सभ्यताओं में से एक। अब हम धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वो समय है जब गांव शहर बने, शहर नगर बने और नगर योजना का जन्म हुआ। ये दुनिया की उन कुछ सभ्यताओं में से एक है जिनकी प्लानिंग देखकर आज भी एक्सपर्ट्स हैरान हो जाते हैं। आप ये सोचिए, 4500 साल पहले जब दुनिया में न बिजली थी, न मशीनें थीं, न सड़कें थीं, तब इस सभ्यता में 2-2 मंजिल के घर थे, प्राइवेट बाथरूम्स थे, नालियां कवर्ड थीं, हर घर में वेल था, स्ट्रीट लाइट्स के लिए व्यवस्था थी, अनाज घर थे, वर्कशॉप्स थीं, मूर्तियां थीं और व्यापार पूरी दुनिया से था। ये सिर्फ सभ्यता नहीं थी, ये व्यवस्था थी, कानून थी, अनुशासन था, सामाजिक संगठन था, और इसी वजह से इसे इंडिया की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहा गया। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के असली अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक बात ध्यान रखें, हिस्ट्री को सिर्फ याद नहीं करना है, इसे देखना, महसूस करना है। जब आप महसूस करेंगे कि इन लोगों की जिंदगी कैसी थी, तो हर जवाब अपने आप याद हो जाएगा। जब हम कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी, तो ये बात सिर्फ किताबों में लिखी नहीं है, बल्कि खुद उन शहरों की योजना और निर्माण इसे साबित करते हैं। अब हम धीरे धीरे उस दौर में प्रवेश करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप 5000 साल पीछे जा रहे हैं, एक ऐसे शहर में जहां सब कुछ योजना के अनुसार बना हुआ है। सड़कें साफ, घर ईंटों से बने हुए, नालियां ढकी हुई और हर मोड़ पर व्यवस्था दिखाई देती है। इंडस वैली का सबसे बड़ा चमत्कार उसके शहर हैं। इस सभ्यता में 100 से अधिक छोटे बड़े सेटलमेंट्स थे, लेकिन कुछ प्रमुख स्थल ऐसे हैं जिन्हें देखकर आधुनिक शहरी योजना करने वाले भी दंग रह जाते हैं। सबसे पहले अगर शहर की प्लानिंग को देखें तो पता चलता है कि ये लोग सड़कें बनाने और बस्तियां बसाने में कितने वैज्ञानिक थे। सड़कों को आपस में ऐसे बनाया गया था कि वे बिल्कुल 90 डिग्री पर कटती थीं, यानी पूरा शहर ग्रिड पैटर्न में था। ऐसा प्लानिंग आज के शहरों में भी हर जगह देखने को नहीं मिलता। मुख्य सड़कें चौड़ी थीं और उनसे छोटी गलियां निकलती थीं जो घरों तक पहुंचती थीं। इन शहरों के 2 भाग होते थे, ऊपरी शहर और निचला शहर। ऊपरी शहर को सिटाडेल कहा जाता था। यह हिस्सा ऊंचा बनाया जाता था, शायद बाढ़ से बचाने के लिए। यहां सभ्यता के खास भवन होते थे, शायद प्रशासनिक भवन, अनाज घर या धार्मिक स्थल। निचला शहर आम लोगों का था, घर, छोटी दुकानें, वर्कशॉप और रोजमर्रा की जिंदगी। इन घरों की खास बात यह थी कि लगभग हर घर ईंटों से बना था। इन ईंटों का अनुपात 1, 2 और 4 के रेशो में होता था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बताती है कि पूरी सभ्यता एक ही डिजाइन कोड फॉलो करती थी, जैसे किसी वास्तुकार ने पूरा शहर पहले बनाकर फिर लोगों को रहने दिया हो। इंडस वैली के घरों में एक बात हमेशा देखने को मिलती है, प्राइवेसी और हाइजीन। घर बाहर की तरफ से ज्यादा खुलते नहीं थे, दरवाजे अधिकतर गलियों की ओर खुलते थे, मुख्य शहरों की ओर नहीं। कई घर 2 मंजिला थे और लगभग हर घर के अंदर एक छोटा सा बाथरूम होता था जिसे पत्थर की टाइल से बनाया गया था ताकि पानी नीचे से बाहर न रिसे। ये बाथरूम एक छोटी ड्रेन लाइन से जुड़ा होता जो आगे जाकर बड़ी नाली से मिल जाता। यानी 5000 साल पहले लोगों को घर के अंदर सैनिटेशन का पूरा ज्ञान था। अब अगर ड्रेनेज सिस्टम को देखें तो ऐसा लगता है कि ये लोग उस समय भी समझ गए थे कि एक क्लीन शहर ही एक ऑर्गेनाइज्ड समाज की पहचान है। नालियां ढकी हुई थीं, जल निकासी के लिए ढलान बनाया गया था और बीच बीच में सफाई के लिए चेंबर रखे जाते थे। ये व्यवस्था इतनी एडवांस थी कि आज भी कई मॉडर्न सिटीज में ये लेवल मेंटेन नहीं हो पाता। अब बात करते हैं ग्रेट बाथ की। मोहनजोदड़ो में मिला ये निर्माण आज भी दुनिया को चौंकाता है। एक बड़ा सा आयताकार तालाब, चारों तरफ सीढ़ियां, पानी भरने और निकलने की व्यवस्था।
इतनी सफाई और इंजीनियरिंग दिखती है कि ये किसी धार्मिक या सामूहिक अनुष्ठान का स्थान लगता है। ये ग्रेट बाथ बताता है कि इस सभ्यता में पानी और शुद्धता का विशेष महत्व था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े अनाज घर मिले हैं। इन ग्रैनरीज को देखने से लगता है कि भोजन का संग्रह बहुत व्यवस्थित तरीके से किया जाता था। अनाज को हवा लगने के लिए प्रॉपर वेंट सिस्टम था। इससे ये स्पष्ट है कि इनके पास सरप्लस प्रोडक्शन था, यानी ये लोग खेती इतनी करते थे कि बचा हुआ अन्न भविष्य के लिए स्टोर किया जा सके। और जहां सरप्लस हो वहीं व्यापार मजबूत होता है। अब बात आती है इनकी इकोनॉमी की। इंडस वैली वाले लोग खेती करते थे, पर साथ ही साथ ट्रेड में भी बहुत आगे थे। गेहूं, जौ, रागी, तिल जैसे अनाज उगाए जाते थे। कपास भी उगाई जाती थी और कपास से बने वस्त्रों के प्रमाण दुनिया में सबसे पहले यहीं मिले। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इनका व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। ये बात इस बात से क्लियर होती है कि इंडस सील्स मेसोपोटामिया में मिली हैं और वहीं की कुछ वस्तुएं इंडस साइट्स पर मिली हैं। इसका मतलब है कि नाव, जहाज और समुद्री व्यापार की समझ इंडस लोग बेहतरीन तरीके से करते थे। लोथल में डॉकयार्ड मिला है। ये डॉकयार्ड दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड माना जाता है। इससे पता चलता है कि समुद्री व्यापार इंडस लोग बेहतरीन तरीके से करते थे। अब बात करते हैं समाज की। इंडस वैली सोसाइटीज पीसफुल सोसाइटीज थीं। यहां कोई बड़ा युद्ध का एविडेंस नहीं मिलता। इनका समाज क्राफ्ट्स और ट्रेड पर आधारित था। किसान, व्यापारी, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, मोती और मनके बनाने वाले कारीगर सभी अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण थे। इनकी सील्स बताती हैं कि इनके पास एक व्यवस्थित पहचान प्रणाली थी। हर सील पर एक सिंबल या एनिमल छपा होता था, जैसे बैल, यूनिकॉर्न, हाथी, बकरी। इन सिंबल्स का कोई ना कोई अर्थ होगा, शायद किसी व्यापारी की पहचान या किसी क्लैन का चिन्ह है। अब कला की बात करें तो इंडस पीपल कला और शिल्प से भरी हुई सभ्यता थी। मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, प्रतिमाएं, ऑर्नामेंट्स, सब कुछ टेक्निक के साथ बनाया जाता था। सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज की बनी हुई एक छोटी प्रतिमा। इसे देखते ही लगता है कि इस सभ्यता के लोग कला में कितने उन्नत थे। उसकी पोस्चर, उसकी कॉन्फिडेंट खड़ी हुई मुद्रा, एक हाथ बगल में और एक हाथ नीचे, ये ब्रॉन्ज कास्टिंग का अद्भुत एग्जाम्पल है। एक दूसरी प्रसिद्ध मूर्ति है प्रीस्ट किंग की। एक डिग्निफाइड चेहरा, आंखों में गंभीरता और शरीर पर सजावट। इस तरह की मूर्तियां बताती हैं कि इंडस पीपल सिंबॉलिक आर्ट में भी काफी आगे थे। अब धर्म की बात करें तो यहां मेजर टेम्पल्स नहीं मिले। इससे लगता है कि इनका धर्म रिचुअल बेस्ड ज्यादा नहीं था। मदर गॉडेस की फिगरीन्स बताती हैं कि फर्टिलिटी का महत्व था। पीपल वृक्ष का चित्र कई सील्स पर मिलता है, जो दर्शाता है कि वृक्ष पूजा पुराने समय से प्रचलित थी। पशुपति शिव की मुद्रा जैसी एक सील भी मिली है, जिसमें एक पुरुष आकृति जानवरों से घिरी हुई है। यह बताता है कि पशुओं और प्रकृति से जुड़ा एक आध्यात्मिक रूप भी था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इंडस स्क्रिप्ट की। ये स्क्रिप्ट दुनिया की सबसे रहस्यमयी स्क्रिप्ट्स में से एक है। 400 से अधिक सिंबल्स मिले हैं, पर आज तक कोई भी विद्वान इस स्क्रिप्ट को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। ये एक पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज लगती है। कुछ सिंबल्स बार बार दोहराए जाते हैं। इससे लगता है कि ये एक व्यवस्थित भाषा थी। लेकिन समस्या ये है कि इसका कोई रोजेटा स्टोन नहीं मिला। कोई ऐसा बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन नहीं मिला जिससे इस स्क्रिप्ट को डिकोड किया जा सके। अब धीरे धीरे हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं कि इतनी विशाल, उन्नत, व्यवस्थित सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई। यही अगले भाग का असली विषय होगा, क्योंकि इन्होंने इतने सुंदर शहर बनाए, इतनी उन्नत व्यवस्था की, दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम बनाए, फिर अचानक 1900 BCE के आसपास शहर खाली क्यों होने लगे? लोग कहां चले गए? नदियां क्यों सूखने लगीं? क्या कोई विदेशी हमला हुआ? क्या बाढ़ आई? क्या क्लाइमेट बदला? इन सारे सवालों पर विद्वानों ने कई थ्योरीज दी हैं, और इन्हें समझे बिना इंडस सिविलाइजेशन कभी पूरी नहीं समझी जा सकती। इतनी विशाल और उन्नत सभ्यता, जिसके पास 2-2 मंजिल के घर थे, अद्भुत ड्रेनेज सिस्टम था, दुनिया का पहला डॉक यार्ड था,
ऑर्गेनाइज्ड शहर थे, कला और क्राफ्ट की महारत थी, शांत समाज था। वो सभ्यता अचानक 1900 बीसीई के आसपास कमजोर क्यों होने लगी? शहर खाली क्यों होने लगे? लोग छोटी छोटी बस्तियों की ओर क्यों लौटने लगे? इतिहासकारों के लिए यह हमेशा से रहस्य रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ। अब हम इसी गहरे प्रश्न को डिटेल में समझेंगे, बिना किसी शॉर्टकट के, वही भाषा में जिसमें एक टीचर अपने छात्र को समझाता है। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि कोई भी सभ्यता एक दिन में न तो बनती है न ही खत्म होती है। हर परिवर्तन धीरे धीरे आता है, जैसे मौसम बदलने से पहले हल्की हल्की हवा चलती है, आसमान का रंग बदलता है और फिर जाकर बारिश होती है। कुछ ऐसा ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी हुआ। जब हम डिक्लाइन की बात करते हैं तो हमें 3 चीजें समझनी होती हैं। पहला, क्या हुआ? दूसरा, क्यों हुआ? तीसरा, इसका असर क्या पड़ा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हुआ? लगभग 1900 बीसीई के बाद कई इंडस शहरों में एक्टिविटी कम होने लगी। घर गिरने लगे, सड़कों की मरम्मत बंद हो गई, ड्रेनेज की अपकीप कम हो गई। कई बड़े शहर जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा धीरे धीरे आधे खाली हो गए। कुछ शहरों को तो लोग पूरी तरह छोड़कर नई जगह बस गए। ये अचानक से पतन नहीं था, ये धीरे धीरे होने वाला डिके था। अब आता है दूसरा सवाल, क्यों हुआ? इस पर अलग अलग विद्वानों ने कई थ्योरीज दी हैं। हम इन्हें एक एक करके समझते हैं, लेकिन किसी भी थ्योरी को बोलने का तरीका क्लासरूम जैसा ही रहेगा, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और समझ में आने वाला। सबसे पहली थ्योरी क्लाइमेट चेंज की है। 5000 साल पहले के लोग पूरी तरह नदियों पर निर्भर थे, मौसम पर निर्भर थे। अगर नदी का प्रवाह बदल जाए, बारिश कम हो जाए, सूखा पड़ जाए तो पूरी खेती प्रभावित हो जाती थी। और इंडस वैली के लोग कृषि पर बहुत निर्भर थे। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय मॉनसून का पैटर्न बदल गया था। बारिश धीरे धीरे कम हो रही थी। पहले जहां भरपूर पानी मिलता था, वहां अब सूखी की स्थिति बनने लगी थी। खेती कमजोर हो गई, फसल कम होने लगी और आर्थिक स्थिति प्रभावित होने लगी। ये एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरी थियरी रिवर्स के कोर्स बदलने से जुड़ी है। इंडस सिविलाइजेशन सिर्फ इंडस नदी के किनारे नहीं फैली थी, बल्कि घग्गर हक्करा रिवर के किनारे भी फैली थी। कई विद्वान मानते हैं कि यह वही नदी है जिसे वेदों में सरस्वती कहा गया है। अगर नदी अपना मार्ग बदल दे या सूख जाए तो उसके किनारे बसे शहर खत्म हो जाते हैं, और कई इंडस सेटलमेंट्स ऐसी ही नदियों के किनारे बसे थे। इसलिए नदी के बदलने या सूखने को डिक्लाइन का एक बड़ा कारण माना जाता है। तीसरी थ्योरी बाढ़ से जुड़ी है। मोहनजोदड़ो में कई ऐसे स्तर मिले हैं जहां लगता है कि बाढ़ आई होगी। बार बार आई बाढ़ ने शहरों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि ये थ्योरी पूरी सभ्यता पर लागू नहीं होती, लेकिन कुछ शहरों के पतन में इसका योगदान माना गया है। चौथी थ्योरी आर्यन इन्वेजन की है। पुराने इतिहासकारों ने कहा कि आर्यंस के आने से इंडस सिविलाइजेशन खत्म हुई, लेकिन आज आधुनिक शोध इसे नहीं मानता, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये नहीं दिखाता कि कोई बाहरी ग्रुप आया और शहरों को नष्ट किया। न तो युद्ध के निशान मिले और न ही बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन। इसलिए इन्वेजन थियरी अब लगभग रिजेक्ट हो चुकी है। पांचवी थियरी इंटरनल वीकनेस की है। कुछ विद्वान कहते हैं कि शहर इतने बड़े हो गए थे कि उन्हें सस्टेन करना मुश्किल था। जल निकासी, पानी की व्यवस्था, खाद्य आपूर्ति, ये सब वीकन हुआ। एक सिविलाइजेशन जब धीरे धीरे अत्यधिक बढ़ जाती है तो रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ता है, और शायद यही दबाव इनके डिक्लाइन का कारण बना। अब सवाल आता है, कौन सी थ्योरी सही है? सच्चाई ये है कि कोई एक कारण रिस्पॉन्सिबल नहीं था। सभी कारण मिलकर एक धीरे धीरे गिरती हुई सभ्यता की कहानी बताते हैं। नदियों का मार्ग बदलना, मॉनसून कम होना, बाढ़, आर्थिक कमजोरी, रिसोर्स प्रेशर, इन सब ने मिलकर इंडस सिविलाइजेशन को कमजोर किया और लोग धीरे धीरे छोटे छोटे गांव की ओर वापस लौटने लगे। शहर खाली होने लगे, पॉपुलेशन कम होती गई। अब इस डिक्लाइन का असर क्या हुआ? जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई तो ऐसा नहीं था कि लोग खत्म हो गए,
लोग जिंदा थे, बस उन्होंने अपनी जीवन शैली बदल दी। बड़े शहरों की जगह छोटे गांव में रहना शुरू किया। व्यापार की जगह स्थानीय अर्थव्यवस्था बढ़ी और धीरे धीरे भारत की नई सांस्कृतिक यात्रा शुरू हुई। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव की तरफ चलते हैं। इंडस सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद भारत कैसा बना, यहीं से इंडियन हिस्ट्री अगले चरण में प्रवेश करती है। ये चरण है वैदिक एज का। वैदिक काल इंडिया की दूसरी बड़ी नींव है। इंडस वैली की अर्बन लाइफ के बाद यहां रूरल लाइफ मजबूत होती है। घरों की संरचना बदलती है, समाज की नेचर बदलती है। ऋग्वेद जैसा ग्रंथ बनता है जो दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तकों में से एक है। लोग नए तरीके से दुनिया को समझने लगते हैं। यहीं कैटल बेस्ड सोसाइटी बनती है। यज्ञ, सभा, समिति जैसी इंस्टीट्यूशंस बनती हैं। यहीं से इंडियन फिलॉसफी, धर्म, भाषा और राजनीतिक ढांचे की शुरुआत होती है। इंडस वैली और वैदिक एज दोनों को समझे बिना एंशिएंट इंडिया अधूरा है। इंडस ने हमें शहर, क्लीनलीनेस, क्राफ्ट, ट्रेड और अर्बन लाइफ दी। वैदिक एज ने हमें स्पिरिचुअल बेस, भाषा, फिलॉसफी और अर्ली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस दी। ये दोनों मिलकर आगे चलकर मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर और भारत की पूरी क्लासिकल सिविलाइजेशन को जन्म देते हैं। यही कारण है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, ये भारत के विकास की पहली बड़ी धड़कन है। और इसका डिक्लाइन किसी अंत का संकेत नहीं था, ये एक नई शुरुआत का अपना रास्ता दे रहा था। इतिहास में जब एक युग खत्म होता है तो नया युग जन्म लेता है। इंडस वैली का डिक्लाइन भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा था। और इसी डिक्लाइन के बाद भारत धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां ऋग्वेद लिखा गया, जनपद्स बने, महाजनपद्स बने और फिर मगध से एक महान साम्राज्य उठा, मौर्य साम्राज्य। इस तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रभाव भारत के इतिहास की नींव में आज भी मौजूद है। इसके शहर, इसके ड्रेनेज सिस्टम्स, इसकी कला, इसका डिसिप्लिन, इसकी सील्स सब आज भी हमें ये याद दिलाती हैं कि 5000 साल पहले भी भारत सिर्फ जंगली भूमि नहीं था, बल्कि एक विकसित, संगठित और अद्भुत सभ्यता का जन्मस्थान था। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। आज हमने जाना कि इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों का नाम नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता की लंबी यात्रा है। पत्थर युग से लेकर गांव तक, गांव से शहरों तक और फिर दुनिया की सबसे उन्नत प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता तक। हमने समझा कि इंसान ने कैसे जीवन को बदला, समाज बनाया, खेती सीखी, घर बनाए और फिर एक ऐसी अर्बन संस्कृति खड़ी की जिसकी गूंज आज भी हमारे आधुनिक शहरों में दिखाई देती है। और इस सभ्यता का उदय, उसकी व्यवस्था और उसका पतन, ये सब भारत की ऐतिहासिक यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। अगले भाग में हम भारत के ही एक और महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश करेंगे, बिहार इतिहास का प्रथम चरण, प्रागैतिहासिक बिहार। यानी वो समय जब बिहार में शुरुआती मानव बसावटें, शिकार, शैल चित्र और प्रारंभिक खेती का विकास हुआ था। ये हिस्सा परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो तब तक सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपनी तैयारी को रोज थोड़ा और मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।